जमीन की भूख। कहानी। प्रतिध्वनि। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह एक शत्रु के समान कार्य करता है। श्री भगवद गीता। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख न सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग महेश्वर से बैर रखने लगे। एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यावहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो, अधिक लोग वहाँ रहें। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा, जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। महेश्वर आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है, वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन बताया। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा हुई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले लीं। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे।
महेश्वर ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। महेश्वर के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। महेश्वर ने कहा, मैं आपकी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहां आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिये ने बताया कि यही हमारा मुखिया है। महेश्वर भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीजें निकाली और सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने महेश्वर की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को महेश्वर के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है। जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी जमीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो जमीन लूं कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। महेश्वर चकित हुआ। बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले लौट कर नहीं आ पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। पाठ 3 जमीन की भूख। कहानी। प्रतिध्वनि। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए यह एक शत्रु के समान कार्य करता है। श्री भगवद गीता। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख न सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग महेश्वर से बैर रखने लगे। एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यावहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो, अधिक लोग वहाँ रहें। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी।
वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। महेश्वर आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन बताया। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा हुई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले लीं। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। महेश्वर के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। महेश्वर ने कहा, मैं आपकी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहां आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिये ने बताया कि यही हमारा मुखिया है। महेश्वर भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीजें निकाली और सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने महेश्वर की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को महेश्वर के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी जमीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो जमीन लूं कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। महेश्वर चकित हुआ। बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले लौटकर नहीं आ पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है।
वह तुरंत मुखिया की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। पाठ 3 जमीन की भूख। कहानी। प्रतिध्वनि। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए यह एक शत्रु के समान कार्य करता है। श्री भगवद गीता। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। उसकी संपन्नता गांव की सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। विचारों की विशालता में जमीन का एक ही बिंदु घूमता रहा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा, जिससे अधिक से अधिक जमीन घेरी जा सके। इतनी जमीन घेर लूंगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी न जा सकेगा। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी यही बातें बनी रहीं। महेश्वर ने सवेरे उठकर आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया, तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रूमाल में रोटियां रखीं, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। टोकरी उतारकर कंधे पर रखी और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रूमाल से रोटियां निकाल कर खाईं और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया। टेकरी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा,
कि वह अधिक दूर निकल आया है। अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चला था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया। अब महेश्वर इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थीं। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने टोकरी, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। महेश्वर भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकरी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। महेश्वर जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। महेश्वर ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वह आंख मूंदकर टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकरी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। महेश्वर का नौकर दौड़कर आ गया। उसने महेश्वर को उठाना चाहा। महेश्वर के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और महेश्वर पर हंस भी रहे थे। नौकर ने महेश्वर के लिए कब्र खोदी और उसे उसमें दफना दिया। महेश्वर के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन पर्याप्त थी। लियो टॉल्स्टॉय। जीवन मूल्य। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, पर लालच को नहीं। जीवन कौशल। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा आम और मिठाई मत खाना। तुमने लालच किया, यह उसी का परिणाम है। मम्मी, अब से मैं लालच नहीं करूँगा। प्लीज मुझे कोई दवाई दे दीजिए। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं।